Good afternoon, everyone. Now, the last of the times, we had been talking about the concept of previous year and assessment year. And in this concept of previous year and assessment year, at the first instance, we had studied what is an assessment year. And it was said assessment year is a 12 months period commencing on the 1st April of each year. तो हर साल 1 अप्रैल से चालू होकर 12 महीने का एक पीरियड होता है, वो कहलाता है असेसमेंट ईयर. Then secondly, we had understood what is a previous year. Previous year is a financial year immediately preceding the assessment year. डाउट मैं पढ़ा लूं थोड़ा, पक्का पूछूंगा, पक्का. Previous year is a financial year immediately preceding the assessment year. Now, what is a financial year? In fact, financial year is an year commencing from 1st April each year. तो हर साल 1 अप्रैल से चालू होकर 1 साल का समय वो कहलाता है फाइनेंशियल ईयर. अब ये अपन ने पिछली बार पढ़ लिया था. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को क्यों पढ़ते हैं, व्हाई इज द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर रेलेवेंट, ये भी हमने पढ़ना चालू कर दिया था. और हमने 3 बातें लिख ली थी. प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को पढ़ के हमें ये पता चलता है दैट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर. तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप कमाते हो, साल भर में जो भी कमाते हो, उस पर टैक्स देने की ऑब्लिगेशन उसके अगले साल आती है. प्रीवियस ईयर या हम कहें फाइनेंशियल ईयर में जो भी कमाया, उस पर टैक्स देने की ऑब्लिगेशन 1 साल बाद उसके रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में आती है. So that is the first thing we had learned out of the concept of previous year and assessment year. दूसरी बात, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को पढ़ के हमें ये पता चलता है दैट इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स. इनकम टैक्स जो है वो हर साल लगता है. इट इज एन एनुअल टैक्स. दैट इज द सेकंड थिंग वी लर्न आउट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ previous year and assessment year. It is not a daily tax, not a weekly tax, not a monthly tax, but it is an annual tax. That is the second thing we learn out of the concept of previous year and assessment year. तीसरी चीज जो हमें पता चलती है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट से, वो है एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन. देयरफॉर फॉर एवरी ईयर देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर कंप्यूटेशन. हर साल बजट आता है इनफैक्ट, और बजट में नए रूल्स अनाउंस होते हैं इनकम टैक्स के. इनकम टैक्स की इनकम कैलकुलेशन का फॉर्मूला, इनकम टैक्स के रेट्स ऑफ टैक्स. अक्सर आपने सुना होगा बजट के बाद, अभी जैसे इसी महीने आया था बजट, तो हम कह सकते हैं बजट जब आता है तो क्या होता है कि यही बात आती है कि इनकम टैक्स में अब किस रेट पे टैक्स लगेगा, एग्जम्पशन लिमिट क्या है, 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है या कुछ चेंज हुआ उसमें. तो बेसिकली हर साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स आते हैं, हर साल इनकम टैक्स के नए रूल्स आते हैं. सो एवरी ईयर वी हैव डिफरेंट रूल्स फॉर कंप्यूटेशन. और जब भी इनकम टैक्स के सब्जेक्ट को पढ़ा जाए तो सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका रेलेवेंट ईयर कौन सा, हम जो पढ़ रहे हैं उसका रेलेवेंट ईयर कौन सा है. एंड हमारे कोर्स में सीए इंटर में नवंबर 21 अटेम्प्ट में the relevant assessment year is assessment year 21-22, that is previous year 2021. तो जो भी लोग आज इनकम कमा रहे हैं, अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021, आज जो लोग इनकम कमा रहे हैं 31 मार्च तक, उस पे किस रेट से टैक्स लगेगा, उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, ये अपन पढ़ने वाले हैं. विच इज द लेटेस्ट थिंग, राइट, इज देयर. सबसे लेटेस्ट बात जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं कि आज जो लोग कमा रहे हैं उसके ऊपर किस रेट से टैक्स लगेगा, कैसे इनकम का कैलकुलेशन होगा. असेसमेंट ईयर 21 के या प्रीवियस ईयर 2021 के रेट्स हम पढ़ने वाले हैं. तो दैट इज द थर्ड थिंग वी हैव लर्नड आउट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर.
अब चौथी बात जो हमें पता चलती है बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, और चौथी बात है एवरी ईयर is a different unit of taxation. Every year is a different unit of taxation, and therefore, income of 1 year, cannot be taxed in other year. Income of 1 year cannot be taxed in another year. क्या हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ 1 year cannot be allowed in another year. हर साल एक अलग यूनिट ऑफ टैक्सेशन है, इसलिए हर साल इनकम अलग निकलेगी, हर साल का प्रॉफिट अलग निकलेगा, और एक साल की इनकम दूसरे साल में टैक्स नहीं की जा सकती है, एक साल का खर्चा दूसरे साल अलाउ नहीं किया जा सकता है, ऐसा लिखा है। इसको समझाना पड़ेगा, बाकी बेसिक जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन, ये अपन ने 2 बार सेंटेंस यूज किया। एक बार मैंने बोला एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन, फिर मैंने कहा कि हर साल के रूल्स अलग हैं, फिर मैंने कहा एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन। अब मैं कह रहा हूं कि हर एक साल की इनकम दूसरे साल टैक्स नहीं हो सकती है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ दिस यूनिट ऑफ टैक्सेशन। नाउ व्हाट वी आर सेइंग आउट ऑफ दिस इज इनकम टैक्स में हर साल अलग है, एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन। तो जैसे अकाउंट्स में हम करते हैं, हर साल का अलग P&L अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हर साल अकाउंट्स में अलग होता है। अब मान लो अकाउंट्स में अपन बना रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 16-17 का P&L अकाउंट। इसमें अपन ने टर्नओवर लिख दिया, इसमें हमने खर्चे लिख दिए, और अपन ने प्रॉफिट निकाल लिया। 16-17 का प्रॉफिट मान लो आया 200, और इनकम टैक्स में मैं कहूंगा कि अपन ने इस प्रॉफिट पर इनकम टैक्स दे दिया। प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, 200 का प्रॉफिट आया, प्रीवियस ईयर अगर 16-17 था तो असेसमेंट ईयर इसका हो गया, असेसमेंट ईयर क्या हो गया इसका 17-18। तो अपन ने प्रीवियस ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18 का प्रॉफिट निकाला 200, और 200 पे जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स भर दिया, बात खत्म हो गई। अपनी तरफ से अपन ने हिसाब दे दिया। जैसा मैंने कहा था कि टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है कि वो अपना हिसाब देता है, उसने अपना हिसाब दे दिया, हिसाब देकर वो तो फ्री हो गया। इनकम टैक्स वाले एओ इस हिसाब को चेक भी करते हैं, मान लो एओ ने इस हिसाब को चेक भी कर लिया और पूरा हिसाब किताब सब फाइनल हो गया। प्रीवियस ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18 का हिसाब किताब फाइनल है, खत्म हो चुका है, बात खत्म हो गई। अचानक से 2021 में जाकर असेसी को याद आया कि एक खर्चा था, और वो खर्चा था 30 लाख रुपए का। ये खर्चा मैं 16-17 के P&L में डेबिट करना भूल गया। एक्चुअली मैंने ये खर्चा 16-17 में किया था, खर्चा 16-17 का है, 16-17 के P&L में डेबिट होना चाहिए, पर गलती से मैं इस खर्चे को 16-17 के P&L में डेबिट करना भूल गया। और अगर मैं डेबिट कर देता तो मेरा प्रॉफिट शायद 200 की जगह 170 आता, पर मैंने ये जो भी 30 लाख का खर्चा था ये 16-17 के P&L में डेबिट नहीं किया। तो हमारे जो सीए हैं उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, 16-17 के P&L में इस खर्चे को डेबिट नहीं किया पर खर्चा तो किया है, तो ऐसा करो अभी आप 20-21 का P&L बना रहे हो तो इसको 20-21 के P&L में डेबिट कर दो। यह खर्चा वैसे तो 16-17 का है, पर क्योंकि आपने इसे 16-17 के P&L में डेबिट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप इसे 20-21 के प्रॉफिट में से कम कर दो, क्योंकि खर्चा किया है, कहीं ना कहीं तो डिडक्शन मिलना ही चाहिए ना इसका। 16-17 में तो आपने डेबिट नहीं किया, वहां तो आपने गलत 200 पे टैक्स दे दिया, कोई बात नहीं, आप इसे 20-21 के प्रॉफिट में डेबिट कर दो। नाउ दिस क्वेश्चन कम्स आउट, क्या वो खर्चा
जो 16-17 का है, क्या हम उसे 20-21 के प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं? The answer is no. And this is the point which we are saying. Every year is a different unit of taxation. अगर ये खर्चा 16-17 का है तो 16-17 के प्रॉफिट में से ही इसे माइनस किया जा सकता है, इसे 20-21 के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जा सकता। ये प्रिंसिपल आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, कि 16-17 का खर्चा है, अगर आप इसको माइनस कर सकते हो तो 16-17 के प्रॉफिट में से ही माइनस कर सकते हो। यू कैन नॉट क्लेम इट कि चलो 20-21 के प्रॉफिट में से इसको माइनस कर लो, ठीक है। ऐसी ही बात इनकम के लिए भी आती है। अभी बात खर्चे की है, यही बात इनकम के लिए भी अपन कह सकते हैं। असेसी ने प्रीवियस ईयर 15-16 का P&L बनाया और इसमें इनकम दिखाई, टर्नओवर दिखाया से 8 करोड़ का, 8 करोड़ का टर्नओवर दिखाया, इनकम दिखाई और उस हिसाब से प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट आ गया मान लो 200 और इस पे टैक्स भी दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस ईयर 15-16 का P&L अकाउंट बनाया, उसमें प्रॉफिट आ गया 200 और उसका असेसमेंट ईयर था, असेसमेंट ईयर 16-17 और उस पर टैक्स भी दे दिया। अगर प्रीवियस ईयर 15-16 है तो उसने प्रीवियस ईयर 15-16 का P&L बनाया और प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में दे दिया, असेसमेंट ईयर 16-17। सब कुछ हो गया, टैक्स पेयर ने अपना हिसाब दे दिया, रिटर्न ऑफ इनकम भर दिया, एओ ने हिसाब चेक कर लिया, एओ को भी कोई टेंशन नहीं है, असेसमेंट हो गया। बाद में 2021 में जाके पता चला कि फाइनेंशियल ईयर 15-16 में असेसी ने 2 करोड़ या 1 करोड़ 50 लाख का और इनकम कमाई। 2021 में पता चला कि असेसी ने 2015-16 में 1.5 करोड़ की इनकम और कमाई। पता कब चला, ये बात इंपॉर्टेंट है, पता कब चला? 2021 में। अब 2021 में जब पता चला कि असेसी ने 15-16 में 1.5 करोड़ की इनकम और कमाई है, उस पर टैक्स नहीं दिया। अगर ये 1.5 करोड़ की इनकम को इंक्लूड कर लेते तो असेसी की इनकम आती 3.5 करोड़, पर असेसी ने तो इनकम कमाई, उस पर टैक्स नहीं दिया, हो गया। अब 2021 में जब असेसी से कहा गया कि आपने उस 1.5 करोड़ पे टैक्स नहीं दिया, तो असेसी ने कहा सर कोई बात नहीं, मैंने 15-16 में उस पर टैक्स नहीं दिया, अभी मेरी बुक्स बन रही है 20-21 की, प्रीवियस ईयर 20-21 की बुक्स बन रही है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस 1.5 करोड़ की इनकम को 20-21 के प्रॉफिट में जोड़ लेता हूं और करंट ईयर में उस पर टैक्स दे देता हूं। क्या असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि आप उसको 20-21 में जोड़ के टैक्स दे दो ना, अभी नहीं दिया तो टैक्स, 15-16 में मैंने हिसाब कर दिया है, अब आपने टैक्स नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि इसको करंट ईयर 20-21 की इनकम में जोड़ लो और इसको 20-21 की इनकम में जोड़कर टैक्स दे दो। नाउ माय क्वेश्चन इज, वह इनकम जो 15-16 की है, क्या उसे 20-21 के प्रॉफिट में जोड़ा जा सकता है? नहीं, बिकॉज एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन। अगर ये इनकम 15-16 की है तो इसे 15-16 के प्रॉफिट में ही जोड़ा जा सकता है, इसे 20-21 के प्रॉफिट में नहीं जोड़ा जा सकता। तो अगर एओ ये कहता है कि एक काम करते हैं कि हम इसको 20-21 के प्रॉफिट में जोड़ लेते हैं, तो ये गलत है। या असेसी ये कहता है कि मैं इसको 20-21 के प्रॉफिट में जोड़ लेता हूं, तो ये गलत है, राइट। यह इनकम अगर 15-16 की है तो 15-16 के प्रॉफिट को रिवाइज करके उसे टैक्स किया जा सकता है, 20-21 के प्रॉफिट को चेंज नहीं किया जा सकता है। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ इनकम टैक्स विच इज देयर। एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन। अगर ये इनकम, पहले मैंने बताया खर्चा, अगर ये खर्चा 16-17 का है तो आप इसको 16-17 के प्रॉफिट में से ही कम कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि चलो 20-21 में याद आया 20-21 के प्रॉफिट से कम कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। आप 16-17 के प्रॉफिट को ही रिवाइज कर सकते हो और उस खर्चे को क्लेम कर सकते हो। ऐसे ही अगर ये इनकम 15-16 की है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो 20-21 में याद आया 20-21 में अपन उसको इनकम में दिखा दो, 20-21 की इनकम नहीं है वो, यू कैन नॉट ऑफर इट इन दी प्रॉफिट ऑफ 2021। तो आप अल्टीमेटली आप यही कर सकते हो कि इसको 15-16 के प्रॉफिट को रिवाइज कर सकते हो और इसे 15-16 के प्रॉफिट में टैक्स कर सकते हो। अब आपका ये क्वेश्चन जरूर होगा कि साहब ये खर्चा 16-17 का था, आपने कहा कि इस खर्चे को हम 16-17 में ही क्लेम कर सकते हैं,
इसे हम 20-21 के प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते? आपने कहा सर हमें पता ही चला, याद आया 20-21 में कि साहब ये खर्चा अपन ने किया था पर डेबिट करना भूल गए। 2021 में याद आया कि ये खर्चा तो डेबिट करना भूल गए। अब सर क्या लीगली, दिस इज योर क्वेश्चन कि सर लीगली हम 2021 में क्या 2015-16 के प्रॉफिट को रिवाइज कर सकते? क्या 2021 में 2015-16 के प्रॉफिट को रिवाइज कर सकते हैं क्या? दैट शुड बी योर क्वेश्चन। क्या 2021 में 2015-16 के प्रॉफिट को हम रिवाइज कर सकते हैं? सो द आंसर टू दिस इज कि अगर आप लीगली रिवाइज कर सकते हो तो रिवाइज कर सकते हो, अगर आप लीगली रिवाइज नहीं कर सकते तो रिवाइज नहीं कर सकते। उसका जवाब अपन अभी नहीं ढूंढ रहे, उसका एक चैप्टर है जिसमें हम ये जवाब ढूंढेंगे कि क्या 2021 में 2015-16 के प्रॉफिट को हम रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज करके क्या 15-16 में हम कह सकते हैं कि साहब हमने गलत हिसाब दे दिया था, हमको ये खर्चा अलाउ करो। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर 2015-16 का इनकम थी 1.5 करोड़, और 15-16 की जो 1.5 करोड़ की इनकम थी उसमें हमने 15-16 में टैक्स नहीं दिया, अपन ने टैक्स चोरी कर ली। 15-16 में अपन ने इस इनकम पे टैक्स नहीं दिया। एओ को इस बात का पता चला 2021 में, और एओ अब इसको टैक्स करना चाहता है। उसका कहना छोड़ूंगा नहीं, इनकम कमाई तुमने टैक्स नहीं दिया, टैक्स करूंगा मैं। ये बात 100% क्लियर है कि 2020-21 के प्रॉफिट में इसको नहीं जोड़ा जा सकता। दिस इज व्हाट आई हैव सर्टेनली सेड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 20-21 के प्रॉफिट में इसको नहीं टैक्स किया जा सकता है, ये बात पक्की है। तो अब इसे 20-21 के प्रॉफिट में नहीं टैक्स किया जा सकता है, पक्का हो गया। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या 2021 में जब एओ को पता चला, क्योंकि एओ को तो तभी पता चला कि ये इनकम कमाई है अनअकाउंटेड 2 नंबर की इनकम कमाई है। 2021 में जब एओ को पता चला कि यह व्यक्ति ने इनकम कमाई है, तो क्या एओ 2021 में 15-16 के प्रॉफिट को रिवाइज कर सकता है क्या? दैट शुड बी योर क्वेश्चन कि क्या एओ 2021 में 15-16 के प्रॉफिट को रिवाइज कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स होगा तो 15-16 के प्रॉफिट में इसको जोड़ा जाएगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है उसका जवाब ये है कि लीगली अगर एओ 2021 में 15-16 के प्रॉफिट को रिवाइज कर सकता है तो रिवाइज कर सकता है, और लीगली अगर एओ 2021 में 15-16 के प्रॉफिट को रिवाइज नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है। ये मेरे को अभी नहीं पता कि 2021 में 15-16 का प्रॉफिट रिवाइज होता है या नहीं, उसका एक वहां आप पढ़ लोगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात खत्म हो जाती है। दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट। यू हैव क्वेरी? यस प्लीज। एओ को कौन बताएगा? कई लोग होते हैं अपने अच्छे मित्र जिनको पता रहता है अपन कितना कमा रहे, उनसे कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है और वो इनकम टैक्स में बता देते हैं। बाकी बहुत उनके भी, उनका एक डिपार्टमेंट होता है जिसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इनकम टैक्स में, वो लोगों का काम ही होता है इस तरह से जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना। पता चल जाता है, कई बार चल जाता है, चल जाता है तो क्वेश्चन आ गया ना अभी कि टैक्स कैसे करेंगे। यस, ये टैक्स की चोरी है, और टैक्स की चोरी पे पेनल्टी, ब्याज, वो सब बातें आएगी। 2021 में जब 15-16 का प्रॉफिट रिवाइज होगा तो एओ टैक्स मांगेगा, फिर इतने साल का ब्याज मांगेगा, पेनल्टी भी लगाने की बात आएगी और जेल की भी बात आएगी, वो सब बातें आएगी। हाँ जी, थोड़ा सा एलोबरेट करो। 15-16 में हमने खर्चा किया पर बुक्स में उसको डेबिट नहीं किया, भूल गए। ठीक है, 20-21 में कोई इनकम नहीं है, ये खर्चा जो 15-16 का है इसको 20-21 के प्रॉफिट में तो माइनस कर ही नहीं सकते अपन। अब आपका ये कहना है कि देखो 16-17 में अपन ने 30 लाख का खर्चा डेबिट नहीं किया, अगर ये खर्चा डेबिट कर देते तो अपना प्रॉफिट 170 आता, पर हम 200 पे टैक्स दे चुके,
30 lakhs पे ज्यादा टैक्स दे चुके हैं। तो अगर 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 2021 में 2016-17 का प्रॉफिट हम रिवाइज कर सकते हैं, और हमने रिवाइज कर दिया, से हमने 2021 में 16-17 का प्रॉफिट रिवाइज कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा टैक्स हम भर चुके हैं वो हमको वापस मिलेगा क्या? दैट इज योर क्वेश्चन। यस, वो वापस मिलेगा। सर उस पर ब्याज भी मिलेगा क्या? यस, ब्याज भी मिलेगा। कितना मिलेगा उसका चैप्टर है, ठीक है। हाँ जी, आपका डाउट है डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स से संबंधित है, डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स से संबंधित है, बताइए। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपीज है, आप ओके, आई गॉट योर क्वेरी। मैं कोशिश करता हूं, देखो आप बताना मैं सही समझ रहा हूं कि नहीं। आपने कहा आपकी सैलरी 10,000 है, पर आपने अपने मन से कह दिया अपने एम्प्लॉयर को कि मुझे 5,000 ही देना, वो 5,000 डोनेशन कर देना हर महीने। तो आपके हाथ में 5,000 ही आता है, एंड 5,000 गोज टू डोनेशन। आपको टैक्स 10,000 पे लगेगा या 5,000 पे? आपको 10,000 पे टैक्स लगेगा, क्योंकि आपका राइट तो पूरे 10,000 पे था, राइट। एडवोकेट में उसका कहना था मेरी सैलरी, मेरी फीस ही 7.5 लाख है, और मुझे आप 2.5 लाख मत दो, इस 2.5 लाख पे मेरा राइट नहीं है, आपको उचित लगे तो मेरे नाम से आप 2.5 लाख रुपए जमा कर देना। दैट इज वॉट आई सेड। यहां पर एम्प्लॉय का राइट है 10,000 पर, और उसका इंस्ट्रक्शन है कि उसमें से 5,000 दिया जाए। आई थिंक यू हैव रेड इट फ्रॉम मॉड्यूल। यस, यू मस्ट हैव रेड इट फ्रॉम मॉड्यूल। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो उन्होंने कोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। एंड प्रिंसिपली आई एग्री विद दैट प्रिंसिपल, क्योंकि देखो आपका राइट तो 5,000 पे नहीं था, 10,000 पे था। आप जॉब कर रहे हो, अगर आप कुछ इंस्ट्रक्ट करो या नहीं करो आपकी मर्जी है। अगले महीने से आप कह सकते हो मैं तो पूरे 10,000 पे ही लूंगा। तो आपका इंस्ट्रक्शन इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वहां पर वकील साहब के एग्जाम्पल में इंस्ट्रक्शन नहीं था। वकील साहब के एग्जाम्पल में तो कहा था कि मैंने 7.5 लाख ही लूंगा, 2.5 लाख मेरा है ही नहीं, आप चाहो तो वहां जमा कर दो। ऐसा ही मैं कल बार बार कह रहा था, आप चाहो तो वहां जमा कर दो। तो दैट इज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स, बिकॉज माई राइट इट सेल्फ इज ऑन 7.5 लैक्स। ठीक है, दोनों में अंतर ये है। देखो मॉड्यूल में क्या होता है कि कई बातों के पीछे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बात सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समडे यू विल रेफर द मॉड्यूल एंड यू में कम अक्रॉस कि साहब इसमें ये कोई जजमेंट दिया हुआ है, आपने क्लास में हमको नहीं पढ़ाया। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो मॉड्यूल में कई बार ऐसे जजमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि वो वहां पर एक जजमेंट दिया हुआ है, अभी आपने जो क्वेरी की उसमें, वो जजमेंट्स सिर्फ रेफरेंस के लिए दिए हैं मॉड्यूल। एज सच, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इन सीए इंटर यू डोंट हैव एनी केस लॉ इन योर कोर्स। तो केस लॉ दिए हैं कई बार मॉड्यूल में, और इसलिए दिए हैं क्योंकि वो सिर्फ एक रेफरेंस देना चाहते थे। क्या होता है, वो एक किताब लिखी गई है, आप समझो उनका थॉट प्रोसेस क्या सोच के उन्होंने सब किया। उन्होंने बेसिकली एक किताब लिखी। अब किताब जो लिखी है उसमें कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, ये कह सकता है कि साहब आईसीआई ने ऐसा व्यू कैसे ले लिया कि ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, हमारे हिसाब से तो डाइवर्जन है। तो आईसीआई बुक लिखते समय अपने व्यू को जस्टिफाई कर रही है, ये कह रही है कि हमारा व्यू नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है विच इज गिवन। इसीलिए कई बार आपको मॉड्यूल में जब भी आप पढ़ोगे हर जगह केस लॉ मिल जाएंगे, हर जगह सेक्शन नंबर मिल जाएंगे। अभी तक मैंने आपको कोई सेक्शन नंबर रटने को नहीं कहा, आईसीआई में तो हर जगह सेक्शन नंबर लिखे हुए हैं, बिकॉज दे हैव रिटन अ बुक एंड इन द एग्जाम वी डोंट हैव टू राइट द बुक। हमको किताब नहीं लिखनी है, इसलिए अपनी अप्रोच और उनकी अप्रोच में अंतर है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आगे जाके, हम जब बात करेंगे प्रेजेंटेशन कैसे करना, अभी नहीं बात की, कभी करेंगे बात। जिस दिन ऐसी बात करेंगे उस दिन कोई पूछेगा सर आईसीआई के मॉड्यूल जैसे ही प्रेजेंटेशन करना है क्या, क्योंकि मॉड्यूल में तो सेक्शन नंबर हर जगह लिखे हैं, तो क्या हमको वैसे ही लिखना है क्या? नहीं संभव है। उन्होंने किताब लिखी, अगर आप उनका प्रेजेंटेशन करने जाओगे आपको 7-8 घंटे लग जाएंगे कॉपी लिखने में पूरी एग्जाम की। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्टली आईसीआई का प्रेजेंटेशन कॉपी करे।
उनके जैसे केस लॉ लिखें, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने किताब में देख के लिखा है, समझो उसको। उन्होंने लिखा है सम सी.वी. चेट्टी, सुप्रीम कोर्ट 190 1972 172 ITR 310 पेज। अब अपन कैसे लिखेंगे? ठीक है, अपन कहाँ से लेके आएंगे? उन्होंने किताब में से कॉपी पेस्ट किया है, वो अपने लिए संभव नहीं है। अपने को किताब नहीं लिखनी, अपना एग्जाम में लिखने का अप्रोच और उनका अप्रोच में अंतर, ठीक है, दैट देयर हैज टू बी अ डिफरेंस। इसलिए वो केस लॉ स्पेसिफिकली मैंने नहीं बताया, द प्रिंसिपल आई हैव सेड, एंड द प्रिंसिपल इज कि व्हाट इज एप्लीकेशन एंड व्हाट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम। दिस इशू इज गोइंग टू कम अक्रॉस, इसलिए बात आई तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ऐसे मैंने इशू बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया, पर आपको जरूर मॉड्यूल देखना चाहिए और उसमें से केस लॉ के नाम मत याद रखना। प्रिंसिपल अप्लाई करके देखो जो अपन ने पढ़ा, वो जरूर आप करो, बट केस लॉ के नाम या सेक्शन नंबर मत याद रखो, वो संभव नहीं है आपके लिए। दैट इज व्हाट आई एम पुटिंग अप, ठीक है। आई होप दिस क्वेरी अलोंग विद द एंटायर थिंग ऑफ दैट क्वेरी कम्स आउट। हो गया बात वो? चलो, अब एक दो ऑनलाइन क्वेरी हैं। सर, अगर टैक्स पेयर खुद चाहता है, जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल में ये हुआ था कि 16-17 में उसने इनकम नहीं बताई थी और 20-21 में उसने इनकम, एओ ने उसको पकड़ लिया। अब एओ उसे 16-17 की इनकम में टैक्स करना चाहता है। आपका ये क्वेश्चन है कि सर एओ अगर असेसी खुद चाहता है कि वो बता दे 2021 में उसको याद आया यार अपने को तो एक नंबर में ही सब काम करना चाहिए, अपने घर के पड़ोस में छापा पड़ गया 2021 में और वहां बहुत चिल्लाने की आवाज आई, मारपीट की आवाज आई, इनकम टैक्स वालों ने बहुत मारा, अपन डर गए बहुत। अपन ने कहा भैया सब एक नंबर में करो, 2016-17 में अपन 1.5 करोड़ ऑफर नहीं किया था, अब कर दो। अभी सीए के पास गए, साहब 16-17 की इनकम दिखानी अपने को। अब क्या टैक्स पेयर खुद 2021 में 16-17 की इनकम ऑफर कर सकता है? और कर सकता है तो क्या उसको पेनल्टी लगेगी? मेरा जवाब है अगर कर सकता है तो कर सकता है, नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है। कानून में अपने को देखना पड़ेगा, अभी अपन ने वो सब्जेक्ट पर नहीं गए हैं तो उसको इग्नोर करो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उस पर पेनल्टी लगेगी? मेरा पर्सनली कहना है नहीं लगेगी, क्योंकि टैक्स पेयर ने अपनी तरफ से इनकम ऑफर कर दी वॉलेंटरीली, खुद से जो कर देते हो उस पर पेनल्टी नहीं लगती है। जानबूझ के चोरी करते हो और पकड़े जाते हो तो पेनल्टी लगती है। तो टू माय अंडरस्टैंडिंग पेनल्टी नहीं लगेगी। कुछ एडवांस लेवल पे आप जाके ये सब चीजें समझोगे कि पेनल्टी कब लगती है और ब्याज कब लगता है, उस सब के चैप्टर्स में आप इसकी टेक्निकलिटीज में जाओगे। तो टू माय अंडरस्टैंडिंग पेनल्टी तो नहीं लगेगी क्योंकि आपने खुद से इनकम ऑफर कर दी, ठीक है। एक ये क्वेरी है। दूसरी ये क्वेरी है कि सर प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्सेबल है, क्या आपने बताया प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्सेबल है, राइट? प्रीवियस ईयर में जो कमाया वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल है। अब असेसमेंट ईयर के किस दिन उसको टैक्स भरना पड़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 के बीच में जो उसने कमाया उस पे टैक्स देने की ऑब्लिगेशन उसको असेसमेंट ईयर 21-22 में है, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के बीच में है। तो अब उसको टैक्स 1 अप्रैल 21 को देना है या 31 मार्च 22 को देना है या साल का और कोई दिन होगा उस दिन टैक्स देना है? दैट इज द क्वेश्चन। उसका जवाब देखो, एक तो ये जवाब है कि एज सच कोई डेट है नहीं, एज सच उन्होंने ऐसी डेट नहीं बताई है कि आपको असेसमेंट ईयर की पर्टिकुलर इस तारीख तक टैक्स भरना। ये बात मैं आपको अभी क्लेरिफाई कर देता हूँ, आगे ये बात आपको और क्लेरिफाई हो जाएगी जब हम और चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ऐसी कोई डेट नहीं है कि असेसमेंट ईयर की पर्टिकुलर 31 जुलाई तक आप टैक्स भर देना या 1 अप्रैल के दिन टैक्स भर देना। पर कई चैप्टर्स में आपको ब्याज लगता है, जब अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, तो वहां पर जाके थोड़ा क्लियरिफाई हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली असेसमेंट ईयर की किस डेट को टैक्स देना है। क्योंकि उस दिन तक टैक्स भर दिया तो ठीक है, नहीं भरा तो ब्याज लगने लगे। तो देयर विल बी सम डिस्कशन लाइक दैट कि आपको एग्जैक्टली किस दिन तक टैक्स देना है। और अभी आप कह रहे हो असेसमेंट ईयर की कौन से दिन तक टैक्स देना है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि वो उनको बहुत जल्दी है टैक्स लेने की। वो तो बोलेंगे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दो, वो भी बताने वाला हूं मैं। आई विल एक्सप्लेन इट राइट नाउ।
तो एज सच असेसमेंट ईयर तक शायद वो इंतजार ही नहीं करें, बताता हूं मैं उसको। तो ये अपना बेसिक रूल तो क्लियर हो गया, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। एंड वी हैव अंडरस्टूड दैट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। यस प्लीज। दो डिफरेंट, जैसे प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 17-18 और प्रीवियस ईयर 18-19, दो डिफरेंट प्रीवियस ईयर हैं। अब आगे नहीं, अब आपका क्वेश्चन क्या है कि 2021 में करंट असेसमेंट ईयर मतलब कौन सा, प्रीवियस ईयर 17-18 का या प्रीवियस ईयर 18-19 का, या ऐसे ही 2021, ऐसे 2021 एक असेसमेंट ईयर चल रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि 2021-22 में क्या 17-18 का हिसाब रिवाइज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। जवाब दे दिया मैंने, अगर लीगली कर सकते हैं तो कर सकते हैं। क्या 2021-22 में 18-19 का भी हिसाब रिवाइज कर सकते हैं? आपका क्वेश्चन है 2 साल का हिसाब एक साथ रिवाइज कर सकते हैं क्या? अगर लीगली कर सकते हैं कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं कर सकते, उसका जवाब वही है। ठीक है, एंड उसका आंसर है कानून में, कानून में है, अपने को नहीं पढ़ना है। अगर अपन सब पढ़ने जाएंगे तो 750 सेक्शन है, ठीक है, 10,000 पेज के सर्कुलर है, याद है ना शुरू में मैंने बताया था 50-55 लाख पेजेस का कंटेंट है, उतना पढ़ नहीं सकते ना, तो अपन अभी नहीं पढ़ रहे हैं उसको। आंसर हर चीज का है, हर चीज का आंसर कानून में है, मिल जाएगा। नॉट फॉर अस, राइट, दिस आंसर इज नॉट फॉर अस। चलो अभी ये हो गया। अब समझो, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर is taxable in the assessment year. Generally, income of the previous year is taxable in the assessment year. We have to go into however, exceptions. उसके बिना अपना टॉपिक खत्म नहीं होगा। However, there are 3 exceptions which we need to understand. Exception number 1, वैसे तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स देने की ऑब्लिगेशन, मार्क माय वर्ड्स, आई एम यूजिंग वर्ड्स वेरी केयरफुली, ठीक है, मैं जानता हूं कि ये लॉ का सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बड़ी केयरफुली वर्ड्स को यूज करता हूं, उसको ध्यान रखना। वैसे तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स देने की ऑब्लिगेशन असेसमेंट ईयर में आती है, ऑब्लिगेशन शब्द को यूज कर रहा हूं। वैसे तो जो मैंने प्रीवियस ईयर 20-21 में कमाया उस पे टैक्स देने की ऑब्लिगेशन असेसमेंट ईयर 21-22 में आती है, पर सरकार ये चाहती है कि आप टैक्स जल्दी से जल्दी दे दो। प्रीवियस ईयर 20-21 में मैंने मान लो 20 लाख रुपए कमाए, इस 20 लाख रुपए पर अगर मैं 1 साल बाद टैक्स दूंगा, असेसमेंट ईयर में टैक्स दूंगा, तो 1 साल बाद पैसा सरकार को मिलेगा, सरकार उसको 1 साल बाद खर्च कर पाएगी, और देश का जो विकास होना है, ठीक है, वो 1 साल टल जाएगा, क्योंकि सरकार को 1 साल बाद पैसा मिलेगा। तो सरकार ने एक लोगों से रिक्वेस्ट की कि वैसे तो प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल है, पर प्लीज प्रीवियस ईयर की इनकम पे आप प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दो। सरकार की रिक्वेस्ट है, एडवांस में टैक्स दे दो। द वर्ड इज एडवांस, और उसका एक चैप्टर लिख दिया एडवांस टैक्स, और कह दिया कि भाई प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दो प्लीज, एडवांस में। और सरकार का प्लीज मतलब प्लीज नहीं होता, उन्होंने कहा देना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लीज हटाओ, थोड़ी देर बाद बोल दिया देना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स वैसे तो असेसमेंट ईयर में पेएबल है, ऑब्लिगेशन असेसमेंट ईयर है में है, बट गवर्नमेंट वांट्स टू कलेक्ट द टैक्स इन एडवांस इन द प्रीवियस। तो ऐसे कई चैप्टर आपको मिलेंगे जिसके जरिए सरकार
प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्स कलेक्शन से संबंधित कुछ चैप्टर्स आपको मिलेंगे जिसमें सरकार प्रीवियस ईयर में ही एडवांस में टैक्स कलेक्ट करती है, जिसका एक चैप्टर है एडवांस टैक्स, एक चैप्टर है टीडीएस, एक चैप्टर है टीसीएस। ऐसे कुछ चैप्टर्स आपको मिलेंगे जहां पर सरकार प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज देयर। अदरवाइज आई से द ऑब्लिगेशन इज इन द असेसमेंट ईयर। तो वो जो क्वेश्चन था कि असेसमेंट ईयर की किस तारीख तक टैक्स भरना है, मेरा कहना है कि एक्चुअली प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ जाता है टैक्स एडवांस में। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इशू यह है कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल है। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। वी नो इट। प्रीवियस ईयर कब से चालू होता है? 1 अप्रैल और खत्म होता है 31 मार्च। जनरली प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर। However, sometimes previous year starts from a different date. In the case of a new assessee, or a new business, the previous year starts from the date of setup of the assessee or business. Think about it. एक नई कंपनी रजिस्टर हुई 10 अगस्त 2020 को। अब ये नई कंपनी 10 अगस्त 20 को रजिस्टर हुई, इसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर होने वाला है प्रीवियस ईयर 2021। जनरली प्रीवियस ईयर 2021 चालू होता है 1 अप्रैल 20 से और खत्म होता है 31 मार्च 21 को। पर क्योंकि ये कंपनी ही रजिस्टर्ड 10 अगस्त को हुई है, तो 10 अगस्त के पहले इसका प्रीवियस ईयर चालू हो ही नहीं सकता है। लॉजिकली समझो, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर अकाउंट्स में आप बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ये नहीं बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल ओनली बी फ्रॉम 10 अगस्त टू 31 मार्च। 10 अगस्त से ही, क्योंकि ये कंपनी सेटअप हुई है, इसके पहले का P&L बन ही नहीं सकता है। इनकम टैक्स में भी हम यही कह रहे हैं कि अगर नया एसएससी सेटअप हुआ है 10 अगस्त को, तो इनका पहला साल जो है फर्स्ट प्रीवियस ईयर वो चालू होगा 10 अगस्त 20 से 31 मार्च 21 को। ईयर एंडिंग 31 मार्च को ही होगा, पर साल चालू होगा फ्रॉम 10 अगस्त, फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द न्यू बिजनेस, which is very simple to what you do somewhat in accounts. Your year starts from the date of start of the business. तो ये एग्जाम्पल है, ऐसा और एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर कोई नया एसएससी है या कोई नया बिजनेस चालू करता है, तो उसके केस में प्रीवियस ईयर चालू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ दैट बिजनेस। दैट इज द प्रिंसिपल वी हैव। थिंक अबाउट इट। somebody completes the chartered accountancy course और उनका कोर्स हुआ से जनवरी 2024 में, और उनका जॉब, अभी तक इनकम नहीं कमाते थे, इनकम टैक्स में अब वो एसएससी बने 2024 में, क्योंकि तब तक तो इनकम नहीं कमाते थे। 10 फरवरी 2024 को उनका जॉब लगा और वहां से वो इनकम कमाने लगा। अब उनका पहला प्रीवियस ईयर जो रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर 23-24, विच इज असेसमेंट ईयर 24-25। अब वैसे तो प्रीवियस ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से, पर इनका प्रीवियस ईयर चालू होगा 10 फरवरी 24 से 31 मार्च 24। फर्स्ट प्रीवियस ईयर होगा 10 फरवरी 24 से 31 मार्च 24। ईयर एंडिंग 31 मार्च को हो जाता है। ठीक है, ईयर एंडिंग में कोई चेंज नहीं होता है। आई डोंट नो, कभी कंपनी लॉ में आपने ऐसा पढ़ा हो कि वो 15 महीने से कम मिलते हैं तो 15 महीने दे देते हैं? पढ़ा, सही पढ़ा, कंपनी लॉ में होता है ऐसा। इनकम टैक्स में अलग होता है, वो मैं बताऊंगा। इनकम टैक्स में ऐसा होता है जो बता रहा हूं। आवर ईयर एंड ऑन 31 मार्च, तो अपना ईयर होगा प्रीवियस ईयर 10 फरवरी 24 से 31 मार्च 24 के करीब 50 दिन का एक अलग P&L अकाउंट बनाएंगे। राइट, 50 दिन हो गए करीब करीब, इसका एक अलग P&L अकाउंट बनेगा और इस पे टैक्स देना पड़ेगा इनको असेसमेंट ईयर 24-25 में। असेसमेंट ईयर 24-25 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। असेसमेंट ईयर तो अप्रैल से मार्च ही चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं है।
प्रीवियस ईयर को लेकर यहाँ पर चेंज है जो भी है, एंड दे से प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट इज व्हाट हैपेंस। हो सकता है 4 दिन 5 दिन का भी P&L अकाउंट बनाना पड़े। कोई असेसी, उन्होंने कंपनी चालू की 26 मार्च 2021 को, तो अब उनका पहला P&L अकाउंट बनेगा 26 मार्च 21 से 31 मार्च 21 के लिए, 31 मार्च 21 तक का P&L बनेगा। उनका प्रीवियस ईयर हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर 20-21, पर इसका ड्यूरेशन रहेगा 26 मार्च से 31 मार्च, जिसका इनकम टैक्स उनको देना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 21-22 में, विच इज 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। दैट इज हाउ इट विल हैपन। तो इनकम टैक्स में दिस इज द कंसेप्ट ऑफ previous year and assessment year. You will find this discussion in the notes. This is para C. अपने नोट्स में ये जो है पेज नंबर 6, उस पे पैरा सी में लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। However, in case if the business profession is newly set up or a new source of income comes during the financial year, the previous year begins from such date. तो अगर न्यू बिजनेस है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आता है, तो प्रीवियस ईयर विल बिगिन फ्रॉम सच डेट। उन्होंने वही एग्जांपल दिया है कि कोई 10 अगस्त 20 को बिजनेस चालू करता है, तो ईयर कब से चालू होगा, ये बात हो जाती है। जनरली प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल, हाउएवर वी हैव द एक्सेप्शन। अब तीसरी बात आती है, जनरली प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल है ना। हाउएवर दो बातें पढ़ चुके, एक बात अपन पढ़ चुके कि ऑब्लिगेशन तो असेसमेंट ईयर में है, पर सरकार एडवांस में टैक्स कलेक्ट करती है ताकि देश निर्माण के लिए उनको जल्दी पैसा मिल सके। दूसरी बात हमने कही कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल है, हाउएवर प्रीवियस ईयर कई बार दूसरी डेट से चालू होता है, वो भी कहा। अब हम तीसरी बात कह रहे हैं कि जनरली इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, हाउएवर sometimes income of the previous year is taxable in the previous year itself. previous year की इनकम कई बार previous year में ही टैक्सेबल है। मैं ये कह रहा हूं कि previous year की इनकम पर टैक्स देने की ऑब्लिगेशन, वेरी गुड, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देने की ऑब्लिगेशन प्रीवियस ईयर में ही आ जाएगी। दोनों में अंतर समझो, एक पहले मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में पेएबल है, पर कलेक्शन ऑफ टैक्स प्रीवियस ईयर में कर लेगी, वो अलग बात कही मैंने कि टैक्स एडवांस में ले लेगी सरकार। अब मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देने की ऑब्लिगेशन ही प्रीवियस ईयर में आ जाएगी। कुछ केसेस ऐसे, मतलब वहां पर प्रीवियस ईयर इटसेल्फ विल बी द असेसमेंट ईयर। आई विल से ये प्रीवियस ईयर 20-21 है, तो असेसमेंट ईयर भी 20-21। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा, गिनती के 5 केसेस हैं उनमें होगा, और रियल लाइफ में वो केसेस अपने को देखने को नहीं मिलेंगे पूरे जीवन में। रेयर है, वो बहुत रेयर है, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अपन, तो बहुत ही रेयर सिचुएशन है। पर हाँ, वो सिचुएशन दी हुई है, वहां पर प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर, एंड कानून में दे हैव यूज्ड द वर्ड इंटरचेंजेबली। उन्होंने कह दिया कि ये प्रीवियस ईयर है, कई जगह उसको लिख दिया ये असेसमेंट ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर है। ऐसा 5 केसेस में होता है, नोट्स में ये 5 केसेस दिए हैं एट पेज नंबर 7, एंड दिस इज गिवन अंडर दिस हेडिंग एक्सीलरेटेड असेसमेंट। दिस इज द हेडिंग जहां पर ये कंसेप्ट दिया है, प्रीवियस ईयर की इनकम ही प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी। ये 5 केसेस हैं, इनको एक एक करके मैं समझा देता हूं। 5 केसेस समझा दिए तो ये बात खत्म हो जाएगी, बात पूरी हो जाएगी। अपने को इसको सुनना है, समझना है, और थ्योरी के जैसे इसको एग्जाम में याद रखना। इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल, इट इज अ थ्योरी। कभी एक आध बार एग्जाम में आ चुका है पहले, कभी 10-15 साल पहले, कि व्हाट इज एक्सीलरेटेड असेसमेंट, तो अपन को आ जाए तो अपने को लिख देना है, ये 5 पॉइंट्स हैं, लिख देना है। इसमें मतलब कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को, ये प्रैक्टिकली इररेलेवेंट पॉइंट है,
एग्जाम एंगल से भी इररिलेवेंट पॉइंट, पर सामने आई है बात, पहले ही चैप्टर में आई है, तो मैं बता के उसको खत्म करूंगा। अब एक एक केस को अपन समझते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 172। सेक्शन 172 और ये डील करता है विथ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। 172 नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूं। और देखो, मैं कानून को कभी भी आप पढ़ो, कोई भी कानून को पढ़ो, तो कानून में केवल दो सवाल होते हैं। किसी भी प्रोविजन में दो सवाल होते हैं, व्हेन एंड व्हाट, दैट इज इट। कोई भी प्रोविजन आप पढ़ लो किसी भी लॉ का, देयर आर ओनली टू क्वेश्चंस, व्हेन एंड व्हाट। व्हेन दिस सेक्शन विल अप्लाई एंड इफ दिस सेक्शन विल अप्लाई व्हाट विल हैपन, दैट्स इट। व्हेन दिस सेक्शन विल अप्लाई एंड इफ दिस सेक्शन विल अप्लाई व्हाट विल हैपन। तो सेक्शन 172 पहला सेक्शन, मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन सेक्शन 172 विल अप्लाई एंड इफ सेक्शन 172 विल अप्लाई what is going to happen. Section 172 will apply if following conditions are satisfied. रियल लाइफ में यू हैव टू लुक इनटू दीज कंडीशंस कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो 172 लगेगा। तो 172 कब लगेगा? अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं। कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन, assessee is a non-resident. Condition number 2, assessee is engaged in the business of shipping. And condition number 3, assessee is earning income from India, from a port in India. Non-resident जो शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं और इंडिया के पोर्ट से इनकम कमाते हैं। शिपिंग बिजनेस में वो इनकम कमाते हैं। जनरली शिपिंग बिजनेस जो कर रहे हैं वो भाड़ा वगैरह कुछ कमाते हैं, फ्रेट कमाते हैं, तो उसके बारे में ये प्रोविजन है। नाउ लेट मी ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोविजन कि ये है क्या। सबसे पहले हम यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं वो है एक नॉन रेसिडेंट। यह प्रोविजन तब लगेगा जब असेसी नॉन रेसिडेंट है। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी हु इज अ नॉन रेसिडेंट। हम उसको सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, हु इज अ नॉन रेसिडेंट। अभी मैं उसको लूजली यूज कर रहा हूं, नॉन रेसिडेंट ऐसे ही कह दिया। बाकी सेकेंड चैप्टर में मैं प्रिसाइजली समझाऊंगा कि नॉन रेसिडेंट होता कौन है, वहां बात करेंगे। तो अभी अपन ने कह दिया कोई नॉन रेसिडेंट है, जो भी उसका क्राइटेरिया है, नॉन रेसिडेंट होने का क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करता है और वो नॉन रेसिडेंट। अब एक कोई नॉन रेसिडेंट है तो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, शिपिंग बिजनेस, ठीक है, दैट इज कैरिएज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, कैरिएज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय सी रूट। तो समुद्र में जहाज वगैरह है उनका, वो चलाते हैं। तो नॉन रेसिडेंट है, कोई शिपिंग बिजनेस कर रहा है। मान लो टेक सम एग्जांपल कि कोई शिपिंग कंपनी है, लाइक यू कैन से रॉयल कैरेबियन नाम से कोई कंपनी है, या कोस्टारिका करके कोई कंपनी है, प्रैक्टिकल नाम ले रहा हूँ। तो ये कोई नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं। अब ये इंडिया में आए, रॉयल कैरेबियन की एक शिप इंडिया में आई एंड दे आर गोइंग टू क्रूज। इंडिया से वो पैसेंजर्स को कैरी करेंगे और से वो ले जाएंगे मालदीव्स, ले जाएंगे या वो सिंगापुर ले जाएंगे, वो फ्लीट वहां जाने वाली। तो नॉन रेसिडेंट कोई शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने एक शिपिंग बिजनेस में इंडिया से पैसेंजर्स को कैरी किया या कोई कार्गो कैरी किया है, इंडिया से गुड्स कैरी किए। इंडिया से उन्होंने बहुत सारे कंटेनर्स में बड़ा सामान लिया और अब वो लेकर उसको कहीं लेकर जाने वाले हैं इंडिया से बाहर। अब यह सेक्शन में सरकार को, लॉ मेकर्स को प्रॉब्लम ये आई कि ये टैक्स कब देंगे। ये नॉन रेसिडेंट है, इंडिया से उन्होंने 2 करोड़ रुपए का पैसेंजर्स को कैरी कर लिया, पैसेंजर्स कैरी किए, उनसे भाड़ा ले लिया 2 करोड़ रुपए और इंडिया से जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर 2021 में वो इंडिया से जा रहे हैं। असेसिंग ऑफिसर ने उनको रोक लिया और पूछा कि इनकम टैक्स कब दोगे। तो उनका स्टैंडर्ड जवाब है कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। तो प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम पर हम असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्स दे देंगे, अगले साल आएंगे और टैक्स दे देंगे। एओ को डर लगता है कि साहब ये लोग कहाँ आएंगे, ये तो नॉन रेसिडेंट है और इंडिया से जहाज लेकर चले गए,
अगले साल अगर इन लोगों ने टैक्स नहीं दिया तो इनको कैसे पकड़ेंगे, कहाँ जाके टैक्स करेंगे, किस देश के हैं, बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो उन्होंने कह दिया, कानून में कह दिया कि इनको प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना, इनका प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर, ऐसा लिख दिया उन्होंने। अब अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि कोई नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग बिजनेस कर रहा है और इंडिया से इनकम कमाई, तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या? सबसे पहली चीज ये होगी कि इनको प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का टैक्स देने की ऑब्लिगेशन प्रीवियस ईयर में ही आ जाएगी। इनका प्रीवियस ईयर ही इनका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि इनको टैक्स कब देना पड़ेगा? इनको टैक्स देना पड़ेगा बिफोर लीविंग इंडिया, इंडिया छोड़ के जाने से पहले टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा अभी तो जहाज जान दो, 31 मार्च तक भिजवा देंगे टैक्स, ऐसा नहीं है। उनको इंडिया छोड़ के जाने से पहले टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, उनका कहना है कि साहब अभी इनकम टैक्स कैसे दें? प्रॉब्लम यह है कि हिसाब नहीं बना सकते हम। आज हमने इंडिया से 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर कमाया है, ये तो टर्नओवर है, इसमें अभी खर्चे माइनस होंगे। रास्ते में हम जब जहाज लेकर जाएंगे समुद्र में तो हमारे बहुत सारे खर्चे होंगे, हमारी जो स्टाफ है, क्रू पे हम बहुत सारा खर्चा करेंगे। उसके अलावा डीजल का बहुत सारा खर्चा होगा, जो भी शिप में फ्यूल लगता है उस पर खर्चा होगा। समुद्र में हो सकता है कोई तूफान आ जाए तो हमको 10 दिन में जो जर्नी कंप्लीट करनी है उसमें 25 दिन लग सकते हैं। हो सकता है जहाज डूब ही जाए। प्रॉफिट कितना होगा हमको क्या पता? आज तो हमारा टर्नओवर है 2 करोड़, इसमें से खर्चे कितने होंगे ये कैसे माइनस करें? आज कैसे माइनस करें और प्रॉफिट कैसे निकालें? दैट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो लॉ मेकर्स को ये प्रॉब्लम पता थी, उन्होंने कहा एक काम करते, हम एक एस्टिमेट कर देते प्रॉफिट, कि आपका प्रॉफिट इतना मान लेंगे। तो आपकी इंडस्ट्री में रहता है प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट हम मान लेंगे। 7.5% ऑफ द टर्नओवर विल बी ट्रीटेड एज योर प्रॉफिट। आप कम कमाओ ज्यादा कमाओ, इट डजेंट मैटर, हम मान लेंगे कि आपका प्रॉफिट है 7.5% ऑफ टर्नओवर, स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो आपका 2 करोड़ का टर्नओवर है, इसका 7.5% कितना होता है? 15 लाख रुपए। आपका प्रॉफिट 15 लाख रुपए मान लिया, इस पे आपको टैक्स देना। 15 लाख तो प्रॉफिट है, अब इस पे टैक्स देना है, तो टैक्स का रेट क्या लगेगा सर? असेसमेंट ईयर के रेट्स क्या रहेंगे, मतलब क्या आएगा? तो उन्होंने कहा हम आपका टैक्स रेट भी तय कर देते 40%। आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, कोई भी हो, आपको 40% की रेट पे टैक्स लगे। ठीक है, तो 15 लाख का प्रॉफिट, उसका 40%, 6 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। 40% टैक्स ऑन 7.5% प्रॉफिट। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो अब आपके सामने प्रोविजन है। प्रोविजन कब लगेगा? इफ 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, you are a non-resident. Condition number 2, you are engaged in the business of shipping. And condition number 3, you have earned income from India. From a port of India, you have earned some income from freight, और जो भी शिपिंग के चार्जेस अलग अलग होते हैं वो आपने कुछ लिए हैं। अगर ऐसा होता है तो ये प्रोविजन लगेगा। ये प्रोविजन ये कहता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स देना है, इंडिया छोड़ के जाने से पहले 7.5% आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा और 40% की रेट को टैक्स देना पड़ेगा। यह प्रोविजन कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया नहीं नहीं साहब अपन तो आएंगे अगले साल, पक्का प्रॉमिस करते आएंगे साहब, वो टैक्स भर के जाएंगे। आप कुछ भी कहो, कानून कहता है बस बात खत्म, आपको इंडिया छोड़ के जाने से पहले इतना टैक्स देना पड़ेगा, कंपलसरी है। एम आई ओके विद दिस? ये हो गया सेक्शन 172। वो प्रॉफिट नहीं हुआ तो टैक्स तो भर ही चुके हो अब आप, इनकम टैक्स वाले तो मजे कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो भी तो इतना ही देना है। दोनों बात है ना, इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड, तलवार में दोनों तरफ धार है, डबल एजेड स्वॉर्ड है। आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कानून में कह दिया 7.5% प्रॉफिट, खत्म। अगला सेक्शन, सेक्शन 170। परसेंटेज हर साल चेंज होता होगा, अपन वो पढ़ रहे हैं जो अपने असेसमेंट ईयर के लिए रेलेवेंट है।
पिछले 15-20 साल से मैंने नहीं देखा चेंज, पर हाँ हो सकता है कभी चेंज होगा तो उस साल के लिए होगा, अपने लिए जो है वो। ठीक है, यस। प्रैक्टिकली मतलब आप शिपिंग इंडस्ट्री में जाओगे तो देखने को मिलेगा। आप सीए बन के कोई आपने शिपिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, रॉयल कैरेबियन ज्वाइन कर लिया, स्टार फिशरी, स्टार क्रूजेस कोई ज्वाइन कर लिया, हाँ तो ये देखने को मिल सकता है, इस रेयर सर्कमस्टेंस, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिलेगा, मिले तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो नोट्स में दिया हुआ है सेक्शन 172 कब लगेगा, देख लो, पढ़ लो। नॉन रेसिडेंट carrying shipping business and earns income from carrying passengers, goods, livestock from a port in India. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो क्या होगा, दे विल बी चार्ज्ड इनकम टैक्स बिफोर द शिप लिव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के जाने से पहले उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और आखिरी कॉलम में देखो इनकम कितनी मानी जाएगी, 7.5%, 7.5% ऑफ दी फेयर फ्रेड जो भी वो ले चुके हैं, उसका 7.5% को प्रॉफिट माना जाएगा, और टैक्स रेट लगेगा 40%, 40% के रेट पे टैक्स लगेगा, और यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, ये प्रोविजन ऑटोमेटिकली लग जाएगा, 7.5% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एक ये लिखा हुआ है, असेसी कैन ऑप्ट आउट, ये एक प्रोविजन दिया हुआ है, ये इसका एक्चुअली एक कोरोलरी सेक्शन है, उसमें आप ये पढ़ते हो सेक्शन 44B, वो इंटर में नहीं है आपको कोर्स में, अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट देयर, तो नहीं तो ये सेक्शन है जो बताता है कि यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ दिस, वो लिखा है पर उसको ध्यान मत दो, इग्नोर इट आउट, काट दो चाहो तो, आपकी इच्छा, बिल्कुल जो आपका मन करे, बात जितनी रेलेवेंट है वो मैंने बता दी। नहीं नहीं मत लिखना एग्जाम में, क्योंकि वो कोरोलरी सेक्शन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है 44B। एक्चुअली शिपिंग इंडस्ट्री पे टैक्स कैसे लगता है उसका एक चैप्टर है सीए फाइनल में पूरा, उसमें 35 सेक्शन है करीबन, पूरा नहीं काटना है, किसी ने पूछा काट, इतना सा इतना सा, पूरा पेज मत काट देना, ठीक है, इतना सा काटने की बात है, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, काट दोगे तो भी चलेगा, इररेलेवेंट है इंटर में, बस ऐसा कह रहा हूं। सेक्शन 174, ये सेक्शन, इसका टाइटल है पर्सन्स लिविंग इंडिया, 1 मिनट आई कम टू यू, पर्सन्स लिविंग इंडिया। अब एज पर दिस सेक्शन 174, ये सेक्शन कब लगेगा और लगेगा तो क्या होगा, दो ही चीजें एड्रेस करनी है अपने को, तो मैं उसको एड्रेस करता हूं। सेक्शन 174 कब लगेगा और लगेगा तो क्या होगा। सेक्शन 174 will apply if the following conditions are satisfied. There is a person who is leaving India, कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा, with an intention not to return India immediately, मतलब दूसरी भाषा में मैं कहता हूं विथ अ परमानेंट इंटेंशन, कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा है एक परमानेंट इंटेंशन से, कि साहब मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं और अब नहीं आऊंगा, लॉन्ग रन में तो नहीं आऊंगा, ठीक है, विथ अ परमानेंट इंटेंशन ही इज लिविंग इंडिया, एंड एओ इज सेटिस्फाइड, एओ को ऐसा लगता है कि हमें इनसे प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही ले लेना चाहिए, एओ को ऐसा लगता है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो क्या होगा, एओ कहेंगे प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही दो, बाकी बातें नहीं लिखी है कि प्रीवियस ईयर में कब दो, इंडिया जाने से पहले दो, या ये नहीं लिखा है कि किस रेट पे इनकम निकाली जाएगी, किस रेट पे टैक्स होगा, यहां नहीं लिखा है तो मैं नहीं बता सकता हूं, जहां लिखा था वहां मैंने बता दिया, तो यहां तो इतना ही लिखा है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स उनसे प्रीवियस ईयर में माना जाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज सेड। नाउ लेट मी ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दिस इशू टू यू। If a person is leaving India with a permanent intention, think about this as a situation.
कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं अपन, 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स होते हैं, उसमें से इंडिविजुअल के लिए ही वो कह सकते हैं कि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो कोई इंडिविजुअल है, इंडिया में रहता था, यहीं सेटल्ड था, मान लो उसका जॉब लग गया इंडिया से बाहर, वो अभी यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं उसका जॉब लग गया, एंड नाउ ही इज लिविंग इंडिया। अब वो इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसका इंटेंशन परमानेंट है, वो लॉन्ग रन के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, वापस आने की कोई संभावना नहीं है। आप ये बोलोगे, पूछ सकते हो कि साहब कैसे पता चलेगा कि वो परमानेंटली इंडिया से बाहर जा रहा है? तो उसका प्रैक्टिकल आंसर है उसका वीजा। वीजा पे हमें पता चलेगा कि किस वीजा पे जा रहा है। जनरली जो लोग 10, 15, 20 दिन, 25 दिन के लिए जाते हैं वो टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं, उस कंट्री से परमिशन लेते हैं कि हम आपके यहाँ टूरिस्ट के रूप में आएंगे। जो लोग राइट लॉन्ग रन के लिए जाते हैं, लंबे समय के लिए जाते हैं, जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, वो लोग दूसरे तरह का वीजा लेते हैं, वर्क वीजा पे जाते हैं। ठीक है, कई देश उसको अलग अलग नाम देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में उसको लोग कहते हैं H1B वीजा पे जा रहे हैं, कभी आपने सुना हो, वो लोग इस कैटेगरी ऑफ वीजा पे जा रहे हैं। तो पता चल जाता है कि उसका इंटेंशन क्या, उस देश से परमिशन ली है उसने, और परमिशन किस तरह की है, कैन डेफिनेटली नो कि वो किस पर्पस के लिए इंडिया से जा रहा है। अब इनकम टैक्स वालों को ये सब जानकारी रहती है, वो लोग सारी इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, तो वीजा अथॉरिटीज और इन सब से वो जानकारी उनको पहुंच जाती है। अब हमारे असेसिंग ऑफिसर को पता है कि इस इंडिया से 10,000 लोग जा रहे हैं, उसमें से 2,000 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट इंटेंशन से, इन 2,000 लोगों में से असेसिंग ऑफिसर को शक है 15 लोगों पर कि ये 15 लोग जा रहे हैं, परमानेंट इंटेंशन से जा रहे हैं, और असेसमेंट ईयर में इनका टैक्स भरने के लिए इनके पास संपत्ति भी नहीं छोड़, प्रीवियस ईयर का टैक्स इनको अगले साल भरना है, अगले साल ये टैक्स कैसे भरेंगे? कोई ऐसा होता है जो जा रहा है पर उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, संपत्ति है इंडिया में, तो उससे टैक्स वसूल लेते अपन, नहीं भी देता तो वी कुड हैव रिकवर्ड। पर ये व्यक्ति तो इंडिया से जा रहा है, असेसमेंट ईयर में ये तो वापस आएगा नहीं, ये तो परमानेंट इंटेंशन से जा रहा है, और इसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है जिससे हम टैक्स वसूल पाएंगे। एओ को डर लगता है, असेसमेंट ईयर तक हम वेट नहीं कर सकते, एओ थिंक्स कि असेसमेंट ईयर तक वेट करना उचित नहीं होगा। तो एओ का कहना है इस व्यक्ति से प्रीवियस ईयर का टैक्स हम प्रीवियस ईयर मांग लें। एओ वांट्स टू टैक्स दिस पर्सन, प्रीवियस ईयर का टैक्स आप प्रीवियस ईयर में दो। तो एओ इस व्यक्ति को नोटिस दे देगा, बधाई लिख देगा कि आप इंडिया से जा रहे हो, बहुत बधाई आपको, पर इंडिया से जाने से पहले किसी एक दिन तय कर देगा कि 20 दिन का समय देता हूं इनकम टैक्स भर के। कानून में नहीं लिखा है कि एग्जैक्टली किस तारीख तक टैक्स देना है, तो एओ अपने नोटिस में बता देगा कि मैं 15 दिन देता हूं, 25 दिन देता हूं, 20 दिन देता हूं, उसमें ये टैक्स भर देना, इंडिया से जाने से पहले एक कट ऑफ डेट वॉट एवर एओ राइट्स उसमें टैक्स दे दे। दिस इज द कंसेप्ट विच इज देयर। अब इस प्रोविजन में और पिछले प्रोविजन में अंतर समझो। पिछला जो प्रोविजन था 172, सेक्शन 172 वाज अ मैंडेटरी सेक्शन, whereas section 174 is a discretionary section। कानून में जब सेक्शंस होते हैं तो दो प्रकार के सेक्शंस होते हैं। ठीक है, मैं आपको इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कानून बता रहा हूं कि कानून कैसा कहता है। कानून में जब प्रोविजंस होते हैं तो दो प्रकार के सेक्शंस होते हैं, एक होता है मैंडेटरी प्रोविजन और दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी प्रोविजन। मैंडेटरी प्रोविजन वो होता है जहां पर अगर कंडीशंस फुलफिल होती है तो ऑटोमेटिकली वो सेक्शन लग जाएगा, वहां किसी अधिकारी की चॉइस नहीं है, बस ऑटोमेटिक खत्म हो गई बात, सेक्शन की कंडीशंस फुलफिल हुई, सेक्शन लग गया। जैसे 172, अगर 3 कंडीशंस फुलफिल हो गई, सेक्शन ऑटोमेटिकली लग गया। नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग बिजनेस है, इंडिया से पैसा कमाया, बात खत्म, टैक्स देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जाने के पहले 7.5% प्रॉफिट, 40% टैक्स रेट। यहां पर एओ को चॉइस नहीं है, एओ कह दे अच्छा तुम बाद में दे देना, तुम अभी दे देना, ऐसा नहीं है। जबकि सेक्शन 174 इज अ डिस्क्रिशनरी सेक्शन, यहां पर अधिकारी पर छोड़ दिया उन्होंने 3 कंडीशन दी। पहली कंडीशन की वो व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा है, दूसरी कंडीशन परमानेंटली जा रहा है, और तीसरी कंडीशन
इंडिया से तो 2000 लोग जा रहे हैं परमानेंटली, पर सबको नहीं देना है प्रीवियस ईयर में टैक्स। उनमें से एओ डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति को टैक्स देना है। 15 लोग उनने तय कर दिए, इन 15 लोगों को टैक्स देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर। तो दिस प्रोविजन इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एओ। एओ को अगर उचित लगता है गिवन सर्कमस्टेंसेस में, तो एओ कहेगा कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में भरो। यह सेक्शन एक डिस्क्रिशनरी सेक्शन है। कभी भी कानून में कोई भी प्रोविजन पढ़ो जिसमें कोई कंडीशन आती है, तो हमेशा ये याद रखना वो प्रोविजन या तो मैंडेटरी होगा या डिस्क्रिशनरी। अभी अपने सामने जो सेक्शन है 174, ये डिस्क्रिशनरी है। यहाँ पर एओ को चॉइस है, एओ चाहे उसको गिवन सर्कमस्टेंसेस में ठीक लगे तो कह सकता है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में दो। हाँ जी। What if somebody has already left India and AO को लगता है कि भाई इनसे तो टैक्स अपने को वसूलना था। हाँ, विजय भाई थे, विजय माल्या जी, और वो इंडिया से चले गए, और इंडिया से जब वो चले गए तब एओ को याद आया कि अरे ये तो बहुत कमा के गए और टैक्स भी नहीं भरा, काश इनसे पहले ही टैक्स ले लेते। वो काश काश ही रह जाएगा, एओ कुछ नहीं कर पाएगा शायद। लीगली दे कैन कलेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी बेच के वो टैक्स वसूल सकते हैं, पर उसके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है इंडिया में, तो फिर मुश्किल आएगी। और अभी का आंसर तो यही खत्म हो जाएगा अपना कि लीगली वो उससे टैक्स नहीं वसूल पाएंगे अगर उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है उसको बेच के टैक्स वसूल सकते हैं। राइट नाउ आवर आंसर एंड्स, बट यस देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट। इसको हम लोग कहते हैं कि कई बार इंडिया का दूसरे देशों से एग्रीमेंट होता है कि वहाँ की कंट्री की गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी उससे टैक्स वसूलने में। जैसे अभी आई होप यू आर अवेयर, मिस्टर नीरव मोदी, राइट, ही लेफ्ट इंडिया, एंड अभी वो उनको वहाँ की जेल में बंद कर दिया बिकॉज इंडिया की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की वहाँ की गवर्नमेंट से कि आप उसको पकड़ो, वो हमारे यहाँ के डिफॉल्टर है। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं इंडिया के, इसके अंतर्गत ये संभव होता है। वो एडवांस बातें हैं, एडवांस बातें हैं। प्रैक्टिकली अपन फर्स्ट लेवल पे ये कह सकते हैं कि सरकार ये चाहती है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स आप प्रीवियस ईयर में ही दे दो, और नहीं वसूल पाए तो नहीं वसूल पाएंगे। अभी का बात यहीं खत्म हो जाएगी। यस यस प्लीज। हाँ बताओ बताओ बताओ, आप ही से पूछ रहा हूँ। अगर प्रॉपर्टी है, एओ बोलेगा कि साहब आप प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दो। हम कहेंगे साहब क्यों दे दे, हमारी तो प्रॉपर्टी है इंडिया में, अभी रुक जाओ। फिर वो झगड़ा होगा एओ और इनकम टैक्स असेसी का। बाकी कानून ये कहता है एओ कह तो सकता है, एओ का कहना फाइनल नहीं होता है हमेशा, क्योंकि उसकी अपील होती है हमेशा। यू कैन चैलेंज द ऑर्डर ऑफ एओ, बट यस एओ कह सकता है, क्या कह सकता है, और प्रॉपर्टी इंडिया में है तो भी कह सकता है कि आप प्रीवियस ईयर में टैक्स दो। ठीक है, दैट इज इट। 1 or 2 ऑनलाइन क्वेरीज आर देयर। वन क्वेरी इज सर कब तक की इनकम पे टैक्स लगेगा? तो जब इंडिया से जा रहा है प्रोबेबली तब तक जो कमा के जाएगा शायद उस पर टैक्स मांग रही है सरकार। दैट इज व्हाट विल हैपन। एक ये क्वेश्चन है, नीरव मोदी वापस आ रहा है, मेरे को भी पता है वो वापस आ रहा है। ठीक है सर, जो चला गया उसकी फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर्टी से टैक्स वसूल सकते हैं क्या? नो, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। मेरा टैक्स मैं दूंगा, मेरे परिवार वालों को नहीं देना है वो, तो इट्स नॉट अ फैमिली टैक्स, इट इज इंडिविजुअल टैक्स। फैमिली इज नॉट अ पर्सन इन इनकम टैक्स। तो मेरा टैक्स मुझे देना है, अगर मुझसे नहीं वसूल पाए तो मेरे परिवार की संपत्ति से नहीं वसूल सकते, वो नहीं वसूल पाएंगे वो। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना प्रोविजन। इसके बाद अब आगे कल ही पढ़ लेंगे, कल के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।